पोर्टर्स डायमंड मॉडल। आपने पोर्टर 5 फोर्सेस पढ़ा है? पोर्टर 5 फोर्सेस हमें क्या बताता है? कोई भी इंडस्ट्री कितनी इफेक्टिव है और कितनी इफेक्टिव नहीं है। इंडस्ट्रीज़ क्या होती हैं? इंडस्ट्रीज़ जैसे ब्रॉड कैटेगरी होती हैं, जैसे कि मान लो कपड़े की इंडस्ट्री हो गई, इंटरनेट की कोई एक इंडस्ट्री हो गई, इलेक्ट्रॉनिक्स की एक इंडस्ट्री हो गई, कंज्यूमर मार्केट्स की इंडस्ट्री हो गई, एफएमसीजी की इंडस्ट्री हो गई। ठीक है, तो पोर्टर 5 फोर्सेस हमें ये बताता है कि कोई भी इंडस्ट्री कितनी इफेक्टिव है, कितनी इफेक्टिव नहीं है। वहीं पोर्टर का डायमंड मॉडल एक दिया था उन्होंने, वो इंटरनेशनल लेवल पे बताता है हमें कोई भी कंपनी किसी भी कंट्री में कितनी इफेक्टिव है, तो उसके क्या क्या रीजंस हो सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लो किसी एक कंट्री में कोई कंपनी बहुत ज़्यादा नाम कमा रही है और वो बस देश में नहीं फेमस है, वो देश के बाहर भी दूसरे देश हैं उसमें भी फेमस है वो कंपनी। क्यों फेमस है, क्या ऐसे फैक्टर्स हो सकते हैं, वही पोर्टर डायमंड मॉडल बताता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोनू सिंह और आप देख रहे हैं सोनू सिंह पीपीटी वाले। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पोर्टर्स डायमंड मॉडल के बारे में, और इस पूरी वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्या इसका कॉन्सेप्ट होता है, क्या ये 4 इसके कंपोनेंट्स होते हैं और 2 एक्स्ट्रा कंपोनेंट्स भी होते हैं, और उसके अलावा पोर्टर डायमंड मॉडल का यूज़ कहाँ कहाँ पे हो सकता है। तो लास्ट तक देखना आप इस वीडियो को, ताकि आप इस टॉपिक को अच्छे से समझ पाओ। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसके कॉन्सेप्ट के साथ कि पोर्टर डायमंड मॉडल बोलते किसे हैं। पोर्टर्स डायमंड मॉडल इज अ फ्रेमवर्क that explains why certain industry within particular nations are competitive internationally। कि कैसे किसी भी देश में कुछ इंडस्ट्रीज होती हैं, उनका बहुत बोलबाला होता है। एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, यूएसए, वहाँ पे नाइकी एक कंपनी है, नाइकी के जूते आप सब पहनते हो। इंडिया में कैसे फेमस है और बाकी देशों में कैसे फेमस है? अगर यूएस की कंपनी है तो बस यूएस में फेमस होना चाहिए। क्यों फेमस है नाइकी बाकी कंट्रीज़ में? ठीक है, वो पोर्टर डायमंड मॉडल बता देता है कि क्या क्या कंपोनेंट्स होंगे जिसकी वजह से उसको एडवांटेज मिल रहा है और वो फेमस है। ठीक है, और एग्जांपल ले सकते हो आप, अमेज़ॉन का एग्जांपल ले सकते हो कि अमेज़ॉन भाई यूएस की कंपनी है ना, amazon.com, वो इंडिया में भी चलती है, बाहर के बहुत सारे देशों में चलती है, यूके में भी चलती है ना। तो क्या ऐसे कंपोनेंट्स हैं, क्या ऐसे फैक्टर्स हैं जो अमेज़ॉन को बहुत ज़्यादा फेमस बनाते हैं दूसरी कंट्रीज़ में, वो हमें बताता है पोर्टर्स डायमंड मॉडल। The model identifies 4 broad attributes and 2 additional factors that shapes the environment in which local firms compete, influencing their ability to achieve competitive advantage on a global scale। पोर्टर डायमंड मॉडल में जैसे कि हमने स्टार्टिंग वाली स्लाइड में देखा था कि 4 ब्रॉड एट्रीब्यूट्स होते हैं। ठीक है, उसके अलावा भी 2 एडिशनल फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से जो लोकल फर्म्स होती है ना, उनको एक एनवायरनमेंट मिल जाता है आपस में compete करने का। मतलब उस बेसिस पे, उस कंपोनेंट्स के बेसिस पे या उस एट्रीब्यूट्स के बेसिस पे वो एक दूसरे से कंपैरिजन करती हैं। ठीक है, बेंचमार्किंग सेट करती हैं, compete करती हैं, जिसकी वजह से उन्हें एडवांटेज मिलता है ग्लोबल लेवल पे कि बाहर की कंट्रीज़ में जाके भी तो वहाँ की फर्म्स के साथ वो compete कर सकती हैं उन एट्रीब्यूट्स के ऊपर। ठीक है, तो इसलिए ज़रूरी होता है पोर्टर डायमंड मॉडल। अगर कोई भी कंपनी इंटरनेशनल जाना चाहती है या किसी और देश में जाके बिजनेस करना चाहती है, तो पोर्टर्स डायमंड मॉडल वो अंडरस्टैंड कर सकती है। उसके ज़रिए उसको पता चल जाएगा कि उसकी क्या क्या स्ट्रेंथ्स हैं और वो देश कितना इफेक्टिव हो सकता है उस बिजनेस के लिए जो वो कर रही है अभी। ठीक है, पोर्टर डायमंड मॉडल भैया डायमंड शेप का होता है। आप सबको पता है डायमंड की शेप होती है, पत्ते तो सबने खेले होंगे, पत्तों में भी डायमंड होता है, रेड वाला। ठीक है, तो यही शेप होती है डायमंड की। डायमंड शेप में क्यों होता है भाई? ये जो 4 एट्रीब्यूट्स है ना, ये डायमंड का ऐसे दिखते हैं, ऐसे लुक बनाते हैं डायमंड का। फैक्टर, इनपुट्स, कंडीशन, डिमांड कंडीशंस, रिलेटेड सपोर्टिंग इंडस्ट्रीज, फर्म स्ट्रैटेजी, स्ट्रक्चर एंड राइवलरी। स्ट्रेस लेने वाली कोई बात नहीं है, इसको हम आगे जाके अच्छे से मस्त समझेंगे। ठीक है, बस अभी ये देख लो, इस स्लाइड के जरिए मैं ये समझाना चाहता हूँ कि पोर्टर डायमंड मॉडल डायमंड की शेप का क्यों होता है, क्योंकि ये जब फैक्टर्स रखोगे ना अगल बगल, तो ये डायमंड का शेप एक बनाते हैं। ऑलराइट, अब देखते हैं भैया पोर्टर डायमंड मॉडल को आप यूज़ कैसे करेंगे या कहाँ पे यूज़ करेंगे, आप क्यों पढ़ रहे हैं बेसिकली पोर्टर डायमंड मॉडल। सबसे पहले अगर आपको इंडस्ट्री एनालिसिस करना है तो आपको पोर्टर डायमंड मॉडल पढ़ना पड़ेगा। अब जैसे कि मैंने बताया था आपको कि अगर आपको किसी और देश में जाके बिजनेस करना है, इंटरनेशनल जाना है, तो आपको इंडस्ट्री का एनालिसिस तो करना पड़ेगा ना कि वहाँ का मार्केट कैसा है, कितने कंपेटिटर्स हैं, क्या क्या स्ट्रेंथ्स हैं, है ना। कंपेटिटर्स के कंपैरिजन में आपके पास क्या क्या स्ट्रेंथ्स हैं, आप कितना अच्छा कर सकते हो उनसे, तो ये इंडस्ट्री एनालिसिस करोगे आप पोर्टर्स डायमंड मॉडल को यूज़ करके। सेकंड होता है स्ट्रैटेजिक प्लानिंग। आप स्ट्रैटेजीज बनाओगे बहुत सारी कि आप जो होम कंट्री में आपकी जो स्ट्रेंथ्स हैं उसके बिहाफ पे आप इंटरनेशनल जाके क्या क्या स्ट्रैटेजीज बना सकते हो, क्या क्या ऐसे काम कर सकते हो जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट जो है वो कैप्चर कर पाओ।
फिर आप देखोगे लोकेशन डिसीजन। आपको पता चल जाएगा अगर आप बहुत सारी जगहों के पोर्टर्स डायमंड मॉडल स्टडी करोगे, जैसे कि मान लो मैं इंडिया में हूँ और मेरे को यूएस में जाके अपना बिजनेस सेटअप करना है। इंडिया में मेरा ऑलरेडी बिजनेस है, मेरे को एक्सपैंड करना है यूएस में, तो मैं यूएस के हिसाब से पोर्टर डायमंड मॉडल रख के देखूंगा कि यूएस में ऐसे क्या क्या फैक्टर्स हैं, यूएस में क्या डिमांड चल रही है, यूएस में क्या सपोर्टिंग इंडस्ट्रीज़ हैं, है ना। उसके बेसिस पे मैं अपने लोकेशन डिसीजन ले सकता हूँ। फिर आता है पॉलिसी फॉर्मुलेशन। अब पोर्टर्स डायमंड मॉडल बस आप यूज़ नहीं करोगे एज अ बिजनेसमैन या एज अ एंटरप्रेन्योर, जो गवर्नमेंट होगी वो भी यूज़ करेगी। गवर्नमेंट कैसे यूज़ करेगी कि पोर्टर डायमंड मॉडल में लोग क्या देखते हैं कि वहाँ जगह कैसी है, कंपेटिटर्स कैसे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, आने से पहले लोग वही तो देखते हैं। तो गवर्नमेंट मेक श्योर करेगी कि उसका इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन वो अच्छी हैं और सपोर्टिंग है, जो भी क्या बोलते हैं बिजनेसमैन हैं उनके लिए, कि वो इजीली उस देश में आने की सोचें। अगर देश में आएंगे तो गवर्नमेंट को क्या होगा, बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा अगर बाहर के बिजनेसमैन उसके देश में आते हैं तो यहाँ पे पॉलिसी फॉर्मुलेशन में बहुत सहायता करता है ये। फिर आता है कंपैटिटिव बेंचमार्किंग। जैसे कि मैंने बताया था, कंपैटिटर्स की जो भी परफॉर्मेंस है और स्ट्रैटेजीज़ है उसको देखोगे कि दूसरी कंट्रीज़ के कंपैटिटर्स क्या क्या कर रहे हैं और उनका डायमंड मॉडल कैसा है। अगर बहुत ज़्यादा फेवरेबल है उनका डायमंड मॉडल और आपका उतना स्ट्रांग नहीं है, तो आप डिसाइड करोगे कि भैया अवॉइड करो इस वाले देश को, इसमें ऑलरेडी बहुत सारे कंपेटिटर्स हैं। बेंचमार्किंग का मतलब यही होता है कि आप कंपेयर करोगे कि एक स्टैंडर्ड सेट हो गया है, उसके बेसिस पे आप देखोगे कि आप कितना अच्छा कर सकते हो। अभी देखते हैं पोर्टर डायमंड मॉडल में कितने सारे टोटल एट्रीब्यूट्स होते हैं। जो मैंने आपको 4 बताए थे और 2 एक्स्ट्रा बताए थे ना, कौन कौन से होते हैं। फैक्टर कंडीशन, डिमांड कंडीशन, रिलेटेड एंड सपोर्टिंग इंडस्ट्रीज, फर्म स्ट्रैटेजी, स्ट्रक्चर एंड राइवलरी। एक एक लाइन में बता देता हूँ सबको। फैक्टर कंडीशन का मतलब हो गया जो भी आपके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है। भाई आपको कुछ भी बिजनेस करने के लिए कुछ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लगेंगे, जिसको आप इनपुट्स भी बोलते हो, ठीक है। जैसे कि लेबर हो गई, मटेरियल हो गए, मशीनरी हो गई, है ना। तो आप देखोगे किस कंट्री में फैक्टर कंडीशंस बहुत अच्छी हैं। उसके बाद आप देखोगे उस कंट्री की डिमांड कंडीशन कैसी है। फिर आता है रिलेटेड एंड सपोर्टिंग इंडस्ट्रीज़। अब जो आपको इनपुट्स देगा या जो रॉ मटेरियल देगा, सप्लायर्स होंगे। सप्लायर्स के अलावा भी बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज़ होंगी जिससे आपको कोऑर्डिनेट करते हुए चलना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप बिज़नेस कर रहे हो तो आप अकेले थोड़ा ना कर लोगे बिज़नेस। आपके लिए सप्लायर्स भी होंगे, आपके सप्लाई चेन में और लोग भी होंगे जिससे आपको डे टू डे ऐसे बातचीत बना के रखनी पड़ती है। तो वो किस तरीके के हैं सप्लायर्स या बाकी इंडस्ट्रीज़ उस कंट्री में, अगर वो बहुत अच्छे हैं तो आप चूज़ कर सकते हो उस कंट्री को अपना बिज़नेस एक्सपैंड करने के लिए। फिर आप देखोगे कि आपकी फर्म की स्ट्रैटेजी क्या है, क्या आप अचीव करना चाहते हो, आपका स्ट्रक्चर क्या है, किस तरीके से आपकी कंपनी में काम हो रहा है, आपके कंपेटिटर्स कौन कौन हैं, ठीक है। तो ये 4 होते हैं बेसिक एट्रीब्यूट्स। 2 एक्स्ट्रा होते हैं उस कंट्री की गवर्नमेंट कैसी है, उस कंट्री की गवर्नमेंट कितना काम कर रही है इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करने में, एजुकेशन इंप्रूव करने में, और जो बिजनेसमैन है उनकी सहायता करने में, इंसेंटिव्स देने में। तो उसके हिसाब से भी आप कंट्री को चूज़ कर सकते हो। फिर आता है चांस। अब कुछ रैंडम इवेंट्स हो सकते हैं जो आपके कंट्रोल में नहीं होते हैं, गवर्नमेंट के कंट्रोल में भी नहीं होते हैं, जो हो जाते हैं बस। तो इसको स्टडी आप नहीं कर सकते हो, लेकिन आप ऐसे प्रीवियस डेटा देख सकते हो कि कितने चांस के बेसिस पे जितने बिजनेसेस हैं वो बने हैं, ठीक है। और इतने सारे आपने डब्बे बना दिए एग्जाम में, उसके बाद ये एरो बना देना सबके बीच में, मतलब हर एक डब्बे को हर एक डब्बे से कनेक्ट करना है आपको बेसिकली, ठीक है। तो वो तो आप कर ही लोगे। जो बीच में है वहाँ पे एक प्लस साइन आ जाएगा कि फैक्टर कंडीशंस और डिमांड कंडीशंस, और जो फर्म स्ट्रैटेजी है वो रिलेटेड एंड सपोर्टिंग इंडस्ट्रीज़ के साथ एरो बना देना और बाकी सारे यूं ही कनेक्ट कर देना, ठीक है। अभी देखते हैं इन एट्रीब्यूट्स को वन बाय वन। सबसे पहला होता है फैक्टर कंडीशंस, जो कि मैंने बताया था कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बहुत सारे आपको लगेंगे, तो उसके हिसाब से भी आप कंट्री को चूज़ कर सकते हो। The nation's position in factor of production such as skilled labor, infrastructure and natural resources necessary to compete in a given industry, ठीक है। कि जो उस कंट्री की पोजीशन कैसी है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइड करने में, उस कंट्री में स्किल्ड लेबर कितने हैं, उस कंट्री का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, नेचुरल रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी क्या है उस कंट्री में, वो सारा आप स्टडी करोगे जाने से पहले। और ये जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं वो 2 फैक्टर्स हो सकते हैं, बेसिक फैक्टर्स और एडवांस्ड फैक्टर्स। बेसिक फैक्टर जो आपको चाहिए ही चाहिए, नेचुरल रिसोर्सेज तो भैया होने ही चाहिए, ऑयल हो गया, मिनरल्स हो गए, ये सारी चीज़ें तो होनी चाहिए, क्लाइमेट अच्छा होना चाहिए, लोकेशन अच्छी होनी चाहिए। फिर कुछ एडवांस फैक्टर्स होते हैं, प्रेफर्ड फैक्टर्स बोल सकते हो, जैसे जो कि आपको मिल गया तो आपको एडेड एडवांटेज मिल जाता है। जैसे कि मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी होगी, सोफिस्टिकेटेड रिसर्च फैसिलिटी मिलनी चाहिए। रिसर्च फैसिलिटी भैया
रिसर्चर्स होने चाहिए, गवर्नमेंट की साइड से कुछ ना कुछ सपोर्ट होना चाहिए, स्किल्ड लेबर होनी चाहिए, ठीक है। इसका एग्जांपल स्विट्ज़रलैंड का एग्जांपल आप ले सकते हो कि स्विट्ज़रलैंड्स एडवांस्ड फैक्टर कंडीशंस इंक्लूड हाईली स्किल्ड लेबर एंड सोफिस्टिकेटेड रिसर्च फैसिलिटीज़ कंट्रीब्यूटिंग टू इट्स कंपैटिटिव फार्मास्यूटिकल्स इंडस्ट्री। स्विट्ज़रलैंड में क्या है, हाईली स्किल्ड लेबर मिलेगी आपको और जो रिसर्च फैसिलिटी है वो टॉप क्लास मिलेगी, जिसकी वजह से जो स्विट्ज़रलैंड है वो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के मामले में जो दवाइयाँ बनाती है वो बहुत आगे निकल चुका है इस टाइम पे एज़ कम्पेयर टू अदर नेशंस या अदर कंट्रीज़। ऑलराइट, तो ये कुछ फैक्टर कंडीशंस होते हैं जिसको आप कंसीडर कर सकते हो। सेकंड होता है डिमांड कंडीशन, द नेचर ऑफ होम मार्केट डिमांड फॉर इंडस्ट्रीज प्रोडक्ट और सर्विस। कोई भी देश कब स्ट्रांग बनता है, जब उसकी खुद के कस्टमर्स उसके प्रोडक्ट की डिमांड बहुत अच्छी करते हैं, ठीक है। नाइकी ने कब सोचा होगा कि भैया हम बाहर जाते हैं, नाइकी का जो अपना कस्टमर बेस है यूएस वाला, या अमेज़ॉन का जो अपना कस्टमर बेस है यूनाइटेड स्टेट्स वाला, उनकी डिमांड बहुत स्ट्रांग होगी, तभी उसने सोचा होगा कि हम एक्सपैंड करते हैं। तो डिमांड कंडीशन कैसी है उस कंपनी की या उस इंडस्ट्री की। When the home market has sophisticated and demanding consumers, firms are pressured to meet high standards and innovate, which improves their competitiveness. ठीक है, अगर खुद के कस्टमर्स बहुत अच्छे हैं आपके, बहुत स्ट्रॉन्ग डिमांड है उनकी, तो आप इनोवेट करते रहोगे टाइम टू टाइम और नई नई टेक्नोलॉजी या स्टैंडर्ड्स लाते रहोगे। इसका एग्जांपल हो सकता है जापान में कस्टमर्स की डिमांड बहुत ज़्यादा थी, जिसकी वजह से कंपनी ने क्या स्टार्ट कर दिया, हाई क्वालिटी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ऑटोमोबाइल प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया। हाई क्वालिटी पे यहाँ पे फोकस करना, ठीक है। पहले इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटोमोबाइल में होगी वो माना, लेकिन डिमांड आने की वजह से आपने क्या किया, हाई क्वालिटी चीज़ें करना शुरू कर दिया। जैसे कि भाई मेरे चैनल का एग्जांपल आप ले सकते हो। इस चैनल पे स्टार्टिंग में मैं इतनी अच्छी वीडियोस नहीं डालता था, मतलब ऑन द बेसिस ऑफ वॉइस, जो भी बैकग्राउंड म्यूज़िक वगैरह के लिए बहुत कंप्लेंट्स आई हैं। तो टाइम टू टाइम जैसे ही व्यूज़ आना शुरू हुए, डिमांड आना शुरू हुई, मैंने इम्प्रूव किया, ठीक है, इनोवेट किया, स्टैंडर्ड सेट कर लिए अपने कि भैया इतना तो स्टैंडर्ड होना ही चाहिए, ठीक है। तो वो होती है डिमांड कंडीशंस। फिर आता है रिलेटेड एंड सपोर्टिंग इंडस्ट्रीज़, जो मैंने सप्लायर वाला बताया था आपको, वही है। The presence or absence of supplier industries and related industries that are internationally competitive, ठीक है। जो भी सप्लायर की इंडस्ट्रीज़ हैं वो कितनी अवेलेबल हैं उस कंट्री में, कितनी नहीं हैं, और उसके अलावा भी जो रिलेटेड इंडस्ट्रीज़ होंगी सप्लाई चेन में बहुत सारी होती हैं, उसके बेसिस पे भी आप क्या कर सकते हो, उस नेशन को देख सकते हो कि कितना वो स्ट्रांग है, कितना नहीं है। स्ट्रांग कंपैटिटिव सप्लायर्स एंड रिलेटेड इंडस्ट्रीज प्रोवाइड कॉस्ट इफेक्टिव इनपुट्स, स्पॉर इनोवेशन एंड फॉस्टर न्यू बिजनेस फॉर्मेशन, ठीक है। अगर आपके सप्लायर्स बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हैं, कंपैटिटिव हैं, तो आपको बहुत ईजिली डायरेक्ट एडवांटेज मिलता है उनसे, क्योंकि आप जितना माल उठा रहे हो आप अपने सप्लायर से ही उठा रहे हो। अगर वहाँ से आपको हाई क्वालिटी माल मिलता है, हाई क्वालिटी इनपुट्स मिलते हैं, रॉ मटेरियल्स मिलते हैं, तो आप क्या कर पाओगे, कॉस्ट इफेक्टिव इनपुट्स मिल जाएंगे आपको, इनोवेशन ईजिली कर पाओगे और अपना बिजनेस और फर्दर एक्सपैंड करने की सोच सकते हो। इसका एग्जाम्पल हो सकता है सिलिकॉन वैली। Silicon Valley's competitive advantage in technology is partly due to presence of world-class suppliers, universities and related industries. अब सिलिकॉन वैली को इस टाइम पे टेक्नोलॉजी का जायंट बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि भैया वहाँ के सप्लायर्स, यूनिवर्सिटीज़ और जो बाकी रिलेटेड इंडस्ट्री है जिसके साथ उनको डे टू डे इंटरेक्ट करना पड़ता है, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और वर्ल्ड क्लास है। वर्ल्ड क्लास यहाँ पे बहुत बड़ी बात बोली गई है। तो इस वजह से आपको डायरेक्ट एडवांटेज मिलता है अगर आपके सप्लायर्स बहुत इफेक्टिव हैं और कंपैटिटिव हैं तो। फोर्थ होता है फर्म स्ट्रैटेजी, स्ट्रक्चर एंड राइवलरी, कि आपकी फर्म बनी कैसे हुई है। द कंडीशन गवर्निंग हाउ कंपनीज आर क्रिएटेड, ऑर्गेनाइज्ड एंड मैनेज्ड एज वेल एज द नेचर ऑफ डोमेस्टिक राइवलरी। आप किसी भी कंट्री में जाने से पहले आप देखोगे कि भैया यहाँ की जो कंपनीज है ना, वो किस तरीके से उनका स्ट्रक्चर बना हुआ है, कौन कौन लोग हैं उसमें, किस तरीके से काम हो रहा है, ठीक है। उस इंडस्ट्री में कितनी कंपनीज आती हैं उसके बीच में आप देखोगे, ठीक है। और आप देखोगे कि वहाँ पे जो भी कंट्री है वहाँ पे कितने राइवल्स हैं, मतलब कितने कंपेटिटर्स हैं उस सेम इंडस्ट्री में। जाने से पहले तो ये सब चीज़ें देखनी पड़ेंगी ना ऑब्वियसली। Vigorous domestic competition drives firm to improve efficiency and innovation, preparing them for international competition. अगर डोमेस्टिक कंपटीशन बहुत ज़्यादा है तो अगर बाहर से भी कोई कंट्री आती है या उसमें कोई और नया एंट्रेंट आता है तो वो फोर्स्ड होगा इनोवेशन करने के लिए या कुछ यूनिक करने के लिए, जिसके ज़रिए लोग कंपेटिटर्स पे ना जाके उसके पास जाएं।
इसका एग्जाम्पल हो सकता है जर्मनी। जर्मनी में क्या है, इंजीनियरिंग फर्म्स और इंटेंस कंपटीशन है वहाँ पे, ठीक है। इंजीनियरिंग फर्म्स बहुत सारी हैं, बहुत सारा इंटेंस कंपटीशन है, जिसकी वजह से तो ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में ग्लोबली कंपेटिटिव हैं वो फर्म्स। एडिशनल फैक्टर्स हो गया गवर्नमेंट। गवर्नमेंट कैसे है, गवर्नमेंट कैन इन्फ्लुएंस ईच ऑफ 4 कंपोनेंट्स थ्रू पॉलिसीज, सब्सिडीज, एजुकेशन सिस्टम एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ठीक है। गवर्नमेंट, जैसे कि मैंने बताया था कि किसी भी कंट्री की गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा बड़ा रोल प्ले करती है वहाँ की सक्सेस के लिए, कि कोई भी बिजनेस कब काम करेगा, जब गवर्नमेंट की पॉलिसी थोड़ी सी फ्लेक्सिबल होंगी, है ना, वो फ्रीडम के हिसाब से अपने फ्रीडम से बिना स्ट्रेस लिए काम कर सकता है अगर गवर्नमेंट सपोर्टिव है तो। इसका एग्जाम्पल हो सकता है जो साउथ कोरिया की गवर्नमेंट है वो टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करती है, ठीक है। द साउथ कोरियन गवर्नमेंट सपोर्ट फॉर टेक्नोलॉजी सेक्टर हैज़ कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द ग्लोबल सक्सेस ऑफ कंपनीज लाइक सैमसंग। सैमसंग क्या है, साउथ कोरिया की कंपनी है भाई, उसको गवर्नमेंट से सपोर्ट मिला तभी आज हर देश में उसका बोलबाला है सैमसंग का, ठीक है। सैमसंग को हर कोई जानता है इस टाइम पे, तो गवर्नमेंट का यहाँ पे बहुत अच्छा खासा रोल होता है। फिर लास्ट में आता है चांस, कि कुछ चांस भी होगा जिसकी वजह से वहाँ की जो इंडस्ट्री है वो बहुत ज़्यादा फेमस है। रैंडम इवेंट्स दैट आर बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ फर्म्स और गवर्नमेंट सच एज इनोवेशंस, जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट्स और नेचुरल डिजास्टर्स कैन अफेक्ट इंडस्ट्री कंपेटिटिवनेस। कुछ रैंडम इवेंट्स होते हैं जो किसी के कंट्रोल में नहीं होते हैं, हो जाते हैं, जैसे कि इनोवेशन हो गया, कल को कोई नया इनोवेशन आ गया, कल को इंटरनेट का कुछ बूम आ गया, या कुछ भी आ सकता है, XYZ। क्रिप्टो करेंसी आपने सबने देखा, क्रिप्टो करेंसी का कुछ आ गया, है ना, तो वो आपके कंट्रोल में नहीं है, वो आना है तो वो आएगा ही आएगा। नेचुरल डिज़ास्टर्स हो गए, जियोपॉलिटिकल कुछ डेवलपमेंट हो गई, है ना, जिसकी वजह से मतलब ये चेंजेस तो हो ही रहे हैं, जिसकी वजह से इंडस्ट्री की जो कंपेटिटिवनेस है वो इफ़ेक्ट हो रही है, ठीक है। या तो बहुत ज़्यादा कंपेटिटिव हो रही है या वो बहुत ज़्यादा कम कंपेटिटिव हो रही है। तो कंपेटिटिवनेस या अट्रैक्टिवनेस ही तो हम देख रहे हैं कि किसी भी कंट्री में, किसी भी देश में कोई भी इंडस्ट्री कब बहुत ज़्यादा कंपेटिटिव होती है और क्यों होती है। तो चांस भी एक बड़ा फैक्टर है। इसका एग्जाम्पल हो सकता है इंटरनेट का जो बूम हुआ था। द इंटरनेट बूम वॉज अ चांस इवेंट दैट सिग्निफिकेंटली बूस्टेड द कंपेटिटिवनेस ऑफ US टेक्नोलॉजी सेक्टर्स। US का जो टेक्नोलॉजी सेक्टर था बहुत आगे बढ़ गया जब इंटरनेट का बूम आया था US में। इंटरनेट का बूम आया था तो US को भी नहीं पता था कि भैया ये बूम आने वाला है, ये चांस था एक, जिसको उसने एडवांटेज लिया, एज एन एडवांटेज, एज अ स्ट्रेंथ यूज़ किया और आगे बढ़ गई US की इंडस्ट्री, ठीक है। तो यही था इस वीडियो में। आई होप आपको समझ में आया होगा क्या होता है पोर्टर डायमंड मॉडल और क्या इसके कुछ 6 एट्रीब्यूट्स होते हैं। क्या क्या एट्रीब्यूट्स थे? फैक्टर कंडीशंस, डिमांड कंडीशंस, रिलेटेड एंड सपोर्टिंग इंडस्ट्रीज एंड फर्म स्ट्रैटेजी, स्ट्रक्चर एंड राइवलरी। ये 4 बेसिक कंपोनेंट्स थे। उसके बाद गवर्नमेंट और चांस, ठीक है। अगर कोई भी दिक्कत हो प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में लिख देना, लाइक कर देना वीडियो, यार लाइक करते हुए जाना। देखो मैं बहुत ऐसे बार बार बोल रहा हूँ, लाइक कर देना ज़रूर, और लाइक कर रहे हो तो सब्सक्राइब हो ही जाना चाहिए चैनल, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।